अनगिनत ऐसे केसेस हैं जो कि प्योर ब्लैकमेलिंग, पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के केस है जो कि गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान बनाए गए। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जिसका जिक्र हो रहा है और वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने इसकी बात की और फिर असद उमर साहब ने बात की, और वो है राना सनाउल्लाह खान साहब का केस, और आई थिंक वो सबसे ज़्यादा डैमिंग केस भी है। आप बताइएगा कि कैसे ये केस हुआ, फिर इतने अरसे तक वो गिरफ़्तार रहे, फिर ये वो हिरासत में रहे। पाकिस्तान में अदालती निज़ाम है, निज़ाम इंसाफ है, तमाम अदालतें हैं, एक हुकूमत ने ये काम कर लिया, एक इदारे ने ये काम कर लिया, बाकी निज़ाम जो कि इस चीज़ की बेखनी और इसके जवाब के लिए है वो कहाँ था? कामरान साहब, जो दौर गुजरा है उसमें इस तरह की बड़ी ही नेगेटिव एग्जांपल सेट हुई हैं, लेकिन जो राना सनाउल्लाह साहब वाला केस है मेरे ख्याल ये इतना शर्मनाक था कि जिस पे कोई भी दिफा करने को तैयार नहीं था सिवाय इसके कि जो उनके इंसदाद मनशियात के जो वज़ीर थे शहरियार अफरीदी साहब। मैं आपको बताऊं कि अभी राना साहब जब वज़ीर दाखिला बने हैं तो जो उन तक इंफॉर्मेशन पहुंची ये भी थी, यानी कि उनको किसी आदमी ने आगे बताया, उसने कहा जी कि जो थैला है यानी कि जिसमें जो इनके खाते में डाला गया था जी कि इसमें इन्होंने कोई नारकोटिक्स लेके किसी जगह पे लेकर जा रहे थे, उसने कहा जी कि कोई 2 हफ्ते तो वो उधर मेरे कमरे में ट्रैवल करता रहा है कि यानी कि यही तय हो रहा था कि ये किसके ज़रिए हमने रखना है। और अब हाल ये है कि उनको एक अपनी फेस सेविंग की ज़्यादा फिक्र है कि बजाय इसके कि अपनी गलती का इतराफ़ करे एंटी नारकोटिक्स फोर्स कि हम किस तरह से एक झूठा केस बना रहे थे, यानी कि उनको ये फेस सेविंग है जी कि उस टाइम के जो हेड थे वो क्या सोचेंगे, या यानी कि हमारी एक सुबकी होगी। बाकी जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट के लोग हैं, अब ये उस टाइम तो इनमें से भी सच को नहीं बोला, आई डोंट नो कि उधर, क्योंकि चीज़ साहब मेरी सबसे बड़ी तशवीश का पहलू ये है जो कि उस वक्त भी हमने उजागर किया कि एक तो इसमें हुकूमत हो गई, यानी कि जो उस वक्त की हुकूमत हो गई, फिर एक इदारा हो गया जो कि एक बड़ा बाइख्तियार और बड़ा बहुत ही पावरफुल इदारा समझा जाता है, जो मैं नहीं कह सकता कि हुकूमत के इशारे पे नाचता है। ANF जो है वो एक बिल्कुल एक डिफरेंट निज़ाम उसको चलाता है। फिर अदालतें हो गई, तो रियासत पाकिस्तान की ये तमाम जो शाखें थी ये मुअत्तल हो गई थी। नहीं, ऐसे ही है। और देखिए ना, वो अदारा जो है यानी कि हमें नुकसान क्या हुआ है कि जब हम लोगों को क्वेश्चन करने से पहले ये देखते हैं कि किसी ने यूनिफॉर्म पहना हुआ या नहीं पहना हुआ, ये ताकतवर है या कमज़ोर है, अगर हमारे सवालात इस बुनियाद पर होंगे तो फिर यही होता है, यानी कि जब आप उनसे जवाब नहीं करते तो इसी तरह की ज़्यादतियाँ फिर सरजद भी होती हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। और जब उन पर रिपोर्टिंग नहीं होती तो वो बड़े बाहर बावकार भी नज़र आते हैं, क्योंकि लोगों को पता चलेगा अंदर क्या हो रहा है, तो तब वो अपनी एक परसेप्शन बिल्ड करेंगे। जो ज़्यादा एक मीडिया के हवाले से एक्सपोज लोग होते हैं उनके बारे में परसेप्शन आमतौर पे नेगेटिव होती है, जिनके बारे में कोई खबर आती नहीं है या कभी कभार आती है तो उनके बारे में यही तसर रहता है। तो ये एक टेस्ट केस है और इस पे तो ये चीज़ तय होनी चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल मासूम थी। अब अगर आप इमरान खान साहब की तकरीरें उठा के देख लें तो वो उनका जो एक अपना गवर्नमेंट में आने में एक एजेंडा ये भी था कि मैंने आके तो ये राना सनाउल्लाह जो है इसको मूंछों से पकड़कर मैंने गिरफ्तार कराना है। तो लिहाजा आप ये समझें कि एक तरफ अगर कोई इनिशिएटिव लिया गया तो दूसरी साइड जो है वो भी उसके डिफ़ॉल्ट बेनिफिशरी थे अगर वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इत्साब का इतना गंदा निज़ाम है और सबसे ज़्यादा इसने जो एक इंसदाद बदनवानी की काज को सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे उन हुक्मरानों ने और उन अदारों ने बचाया है कि जिनका काम करप्शन को रोकना था, क्योंकि इन्होंने इतने टारगेटेड तरीके से किया है। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ तक ये जितने केसेस बने हैं इसमें जाहिर है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो प्योर पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग के लिए किए गए, जो कि झूठे केस थे, लेकिन सारे केसेस ऐसे नहीं थे। यकीनन कुछ ऐसे केसेस हैं जिसकी बहरहाल तफ्तीश होनी चाहिए, तहकीकात होनी है, वजन होना चाहिए, वो है। लेकिन ये जो एक तासुर था और शायद ये किस हद तक आपकी हवाले से हकीकत पर मबनी थी कि नैब इशारे पे काम करता था
और वो इशारा जो है उस पर ये तिगनी का नाच नाचता था। जो जिनका शिकार हुए और जो मजलूम केसेस हैं, जो कि बहुत ही मजलूम केसेस है, एहसन इकबाल साहब का केस है, शाहिद खान अब्बासी का केस है, इसके अलावा और कई केसेस है, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल का केस है, और शकील साहब का बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो ये वो केसेस हैं जो बस नैब को टास्क कर दिया जाता था कि ये आपने करने हैं। ये कैसे निज़ाम चलता था? कामरान साहब, जो मैं अभी बात कर रहा था ना, वो यही मैं बात करना चाह रहा था कि अगर आप ज़्यादातर एक लोगों को हदफ बनाएं कि मैंने फ़लाँ के ख़िलाफ़ केस बनाना है, आपके पास केस ना हो, आपको एक बंदा अच्छा नहीं लगा, किसी की शक्ल अच्छी नहीं लगी, किसी की ज़ुबान अच्छी नहीं लगी, आपने कहा कि यार इसकी फ़ाइल लेकर आओ। अगर आप इस बुनियाद पर केस बनाएंगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो जेन्युइन केस भी हैं, जिधर करप्शन हुई है, वो लोग जो है वो भी विक्टिम नज़र आना शुरू हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, यानी कि इनको अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने इस काज को, करप्शन के खिलाफ जो काज है, उसको कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है। जहाँ तक आप इन लोगों पर केसेस की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल जो आप बात कर रहे हैं इसके हवाले से अगर आप देखें कि जो बशीर मेमन साहब हैं, यानी कि उन्होंने उस टाइम पर इंटरव्यूज़ दिए हैं कि जब वो क्या कहते हैं कि वो सो कॉल्ड जो 1 पेज कायम था, यानी इसके उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ और उन्होंने एक बड़ा, यानी कि उन्होंने बताया कि किस तरीके से केस बनाए जाते थे। मसलन आपने जिस तरह एहसन इकबाल साहब के केस का जिक्र किया तो उन्होंने कहा जी कि मुझे बताया गया कि इन पर केस करना है, इन पर और मरियम औरंगजेब साहबा पर। तो वजह ये बताएगी जी कि मेरे खिलाफ इमरान खान ने बताया जी कि मेरे खिलाफ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो इनके खिलाफ केस करना है। और उन्होंने फर्दर उनको बताया कि आप तो पता नहीं, यानी कि उनका इमरान खान के लिए जो एक मॉडल था वो MBS थे, मोहम्मद बिन सलमान, कि उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलना, देखना कि सऊदी अरब में उसके खिलाफ कोई बंदा बात नहीं कर सकता। और उसके बाद जब वो केस जो हैं, इवन शहबाज शरीफ वाला वो जो इनका ये शाहिद खान अब्बासी साहब वाला केस है, वो पहले FIA के पास गए, जब उन्होंने नहीं किए तो इन्होंने शुरू किया और उनको ये ताना दिया गया कि देखें हमारे जो लोग हैं, जब वो TV पर भी बात कर दें कि इन पर केस बन जाएगा तो 2 दिन बाद नैब वाले केस बना देते हैं। और इसको इमरान खान ने लॉयल्टी करार दिया कि चेयरमैन कितना लॉयल है मेरे साथ। तो इस तरीके से केस बनाते रहे हैं, यानी कि ये गवर्नमेंट ये नहीं गुज़श्ता गवर्नमेंट कह सकती थी कि हम जो है बड़े मजबूर थे या हमें पता नहीं था। सब ने, यानी कि दोनों साइडों ने अपनी अपनी मर्जी के जो उनके मुखालिफिन थे उनके साथ स्कोर सेटल करने के लिए उस मौका को बेहतर जाना। एक बहुत ही डैमिंग केस है, बहुत ही प्रोमिनेंट केस है मीर शकील रहमान साहब का। वो भी बहुत ही मतलब एक करी और बहुत ही एक जालिमाना केस है, और यकीनन उसकी भी कोई जड़ नहीं थी, और कई दहाइयों पुराना कोई मामला उठाया और उसकी बेस पे वो कई महीने कैद रहे। ये मीर शकील रहमान साहब का केस था, उसमें भी ऐसे ही था कि कोई मानने को तैयार नहीं था कि ये काम किधर से शुरू हुआ है। मुझे इस केस के बारे में इत्तफाकन कोई पहले से पता चल रहा था। अब ये है कि वो हमारे एक एम्प्लॉयर भी हैं, यानी कि मैं उनके बारे में क्या बात करूं, यानी कि वो इतने बाएतमाद थे, यानी कि उनको, यानी कि कोई शायबा तक नहीं था जो उनके साथ हुआ, और वो ये समझते थे जी कि मेरे पे क्या ऐसा सवाल होगा कि जिसका मेरे पास जवाब नहीं है। लेकिन ये ऐसा बदनसीब और जालिम सिस्टम है कि ये लोगों का कॉन्फिडेंस छीन लेता है, और आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो इसके साथ कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि इधर कोई चीज़ बदल नहीं सकती, इधर आपने किसी को भी करप्शन, यानी कि मैं इतना जो है कॉन्फिडेंस एरोड हो गया है कि मुझे लगता है कि मेरे समेत अगर किसी आदमी को करप्ट डिक्लेयर करना हो तो कोई बड़ा काम नहीं है। और इसके लिए आपको एविडेंस नहीं चाहिए, आपने बदनाम करना होता है लोगों को। आपने लोगों को आप 4 दिन जेल में रख दें और एक आम तासर ये फैला दें कि कोई ना कोई बात तो है कि ये बंदा अंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक नेगेटिव परसेप्शन लोगों के बारे में बिल्ड करते हैं, और अपने बारे में तासर इमरान खान ये दे रहे थे कि जैसे मैं एक वली अल्लाह और ईमानदार आदमी हूँ, इसके अलावा मेरे अलावा जो सब लोग करप्ट हैं, और ये जो भी मेरे खिलाफ बात करता है वो जर्नलिस्ट है तो उसने कोई लिफाफा लिया हुआ है, वो जो कोई अगर मीडिया ओनर है तो उसने कोई बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ किया हुआ है, अगर कोई मेरा सियासी मुखालिफ है तो वो वैसे बादल के साथ है, और यानी कि वो एक शर की अलामत है। तो ये बहुत बड़ा, यानी कि मैं तो इसको ना एज अ जर्नलिस्ट चीज़ को फील करता हूँ कि हम जो करप्शन की स्टोरीज करते थे अब उनकी अहमियत क्या रह गई है।
अब यही लगता है जी कि ये भी कोई टारगेटेड होगा। अच्छा, और जो मैंने शुरू में आपसे बात की कि सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो लोग जिन पर जेन्युइन केसेस हैं उनके खिलाफ अब वो भी ये मेरा शुरू हो गए। बात का तो उन पर बात करने को दिल नहीं करता कि ये सबसे जरूरी सवाल ये है चीमा साहब कि ये जो हुआ सो हुआ, गेहूं के साथ घुन पिसा है, लेकिन ये बताएं कि वो केसेस जिसमें मुझे और आपको शक नहीं है कि ये सॉलिड केसेस हैं, इनमें वजन है, इनका हुजुम है, इनकी तारीख है, इनके किरदार हैं, इनका बैकग्राउंड है, और वो अब इससे निकल रहे हैं, इस पूरे निज़ाम से वो साफ और लॉन्डर होकर निकल रहे हैं, ये कितनी जुल्म की बात है। क्या है, क्या इसका रोक कुछ मुमकिन है? कामरान साहब, बदकिस्मती से किसी ने नहीं सीखा। होना तो ये चाहिए था कि ये गवर्नमेंट आई है तो इन्हें चाहिए था कि नैब को इंडिपेंडेंट कर देते, ऐसा सिस्टम बनाते कि ये जो ज़्यादतियों के मामला हैं ये ना होते, बजाय इसके कि आप उसको टूथलेस कर दें, बजाय इसके को आपको लगे यानी कि बहुत सारे लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हुई होंगी और नैब ने कोई कसर भी नहीं छोड़ी। लेकिन मकसद आपका इम्प्रूव करना है, या तो नैब को फिर बंद कर दें, ठीक है। यानी कि ये जो दो अदारे हैं नैब और FIA, इनकी इंडिपेंडेंस जो है वो अनकम्प्रोमाइजिंग होनी चाहिए, उस पर कोई समझौता नहीं होना चाहिए। आप एक जो है एक आजाद किस्म के लोगों का उधर बोर्ड बिठा दें। ये तो ऐसा होता, काश ऐसा होता और ऐसा हो जाता, मगर ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे हाथ से स्लिप हो रहा है। ये एक इतना बड़ा मामला, इतने संगीन मामला, ऐसे केसेस, ऐसी सबूत, ऐसे शवाहिद, ऐसे मामला, और वो हमारे हाथ से निकल रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं, और ये हुकूमत अपने हाथ से कर रही है। इसके लोग भी जानते हैं कि ये जुल्म कर रहे हैं। ये ऐसे ही है। और बात फिर उधर ही आ जाती है कि जब आपने इस तरह के टारगेटेड किस्म के काम करते हैं तो जो उनमें करप्ट लोग होते हैं वो भी फरिश्ते नजर आना शुरू हो जाते हैं। वो भी अपनी कोई एक स्टोरी लेकर आ जाते हैं जी कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है, मेरे साथ ये ज्यादती हुई है। अगर ये ना हो तो वो अपने केस के मेरिट पर बात करने की बजाय वो मुहरकात की बात शुरू कर देते हैं कि आपको पता है कि मेरे खिलाफ अभी केस क्यों बने हैं, मैं असल में फलां बंदे के खिलाफ बात की थी तो तब केस बना है। यानी वो मेरिट की बात नहीं करते, ठीक है। तो ये नुकसान है, ये नुकसान है अदारों को पॉलिटिसाइज करने का। आप जूं अदारों को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, वो अपना काम छोड़ रहे हैं और उधर जो जिस पर्पस के लिए वो बनाए गए थे वो नहीं हो रहा। अल्टीमेटली हर चीज जो है वो डिक्लाइन का शिकार है। तो क्या अभी भी मुझे सवाल का जवाब नहीं मिला कि ये जो सारे मामलात थे, क्या ये खाक हो गए, अब ये ख़त्म हो जाएंगे? और ये जैसे इससे पहले भी जो ये केसेस बने थे, यही पूरा बैकग्राउंड, ऐसे ही केसेस बने थे, इतना ही वजन था और वो हवा में तहलील हो गए, फिर बने, उन्हीं लोगों के खिलाफ बने, उतने ही सबूत के साथ बने, फिर तहलील हो रहे। ये कौम फिर जाएगी कहाँ? खान साहब, इसके लिए जो है ना तमाम सियासी क़यादत को और जो हमारे यानी कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसको बैठ कर सोचना होगा। ये जो मजाक है, मुल्क के साथ जो मजाक हो रहा है, इसको बंद करना होगा और कुछ चीज़ें जो है ना वो तय करनी होंगी कि हमारी क्या हदूद हैं, हमने क्या करना है, अदारों को हम किस हद तक छेड़ सकते हैं। अब जो हो रहा है ना, अब ये हो रहा है यानी कि अब जस्टिफिकेशन है जी कि उन्होंने मेरे साथ किया था, मैं भी उनके साथ करूँगा। अब ये बंदा हमारे साथ है, मेरी कोलिशन गवर्नमेंट है, मैं अगर इसके खिलाफ एक्शन लूंगा तो मैंने अपनी गवर्नमेंट ख़त्म करनी है, ठीक है। तो ये मामला मुझे फ्रैंकली मुझे इसका ये जो आप सवाल कर रहे हैं इसका कोई अभी जवाब नहीं है। और मैं ये नहीं कहता कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है ये कोई बड़ी अच्छी लेजिस्लेशन कर रही है, ये भी अदारे को मजीद कमज़ोर कर रहे हैं। यानी कि ये रिएक्शन का बदला ये ले रहे हैं कि कोई एक के साथ ज्यादती हुई है तो उसने जो दूसरा हाथ है ना उनके सारे लोगों के साथ ज्यादती शुरू कर दी है। तो ये अब वो एक सिस्टम है, यानी कि मेरे साथ इसने किया, आर्गूमेंट किया, मेरिट किया, इन्होंने हमारे साथ किया था तो हम भी नहीं कर रहे या हम नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। उमर चीमा हमारे साथ मौजूद